एपिसोड की शुरुआत में हम लेनी को अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हुए दोनों स्वॉर्ड चला रहे थे और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही जगह थी जहाँ पर बचपन में लेनी ने अपनी लड़ाई वगैरह की और वॉरियर बनने की शुरुआत की थी, जहाँ पर पहली बार लेनी ने अपने फादर की इस तरह की पावर को देखा था कि उसके फादर जो है वो लेवल 6 के वॉरियर है। इससे पहले लेनी ने कभी भी अपने फादर को उस तरह से अटैक करते हुए नहीं देखा। आज पहली बार अपने फादर को ऐसा देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। दोनों का जो बैटल था वो काफी कमाल का होता है, एक दूसरे को वो अच्छी टक्कर भी देते हैं। पर लेनी के पास इस चीज का एडवांटेज था कि उसको मैजिकल टेक्निक भी आती थी, क्योंकि अब वो अर्नेस्ट एकेडमी में गया, वहाँ पर मैजिक ज्यादा सिखाया जाता है। तो लेनी के पास वॉरियर की टेक्निक थी, साथ ही साथ उसके पास मैजिकल टेक्निक भी थी। उसके जरिए वो अपने फादर को कई बार फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करता और उसके बाद आसानी से वहाँ पर उनको हराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके फादर उसके वॉरियर रैंक से देखा जाए तो ज्यादा स्ट्रांग है, वो लेवल 6 के वॉरियर अभी तक लेवल 6 पे लेनी पहुंचा भी नहीं है, लेकिन बस अपने मैजिकल पावर की वजह से अपने फादर को अच्छे से टक्कर दे पा रहा था। पर तब भी उसके फादर उसके हर एक अटैक का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देते हैं। उसके फादर उससे कहने लगे कि बता बेटे, तूने अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर क्या सीखा है, जो सीखा है ना सब कुछ आज मेरे सामने बाहर निकाल के दिखा। मैं तेरी सारी पावर को टेस्ट करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू अपने कोई भी अटैक को पीछे रखे, जितना हो सकता है उतना उस पर अटैक कर, बिल्कुल एक ठीक दुश्मन की तरह। तुझे ऐसा लगना चाहिए कि तू किसी दुश्मन के ऊपर अटैक कर रहा है। उस तरह का फील मैं चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना काबिल हुआ है जब से तू अपनी ट्रेनिंग शुरू किया है अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर। तो लेनी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके और एक के बाद एक करते हुए कैसा अटैक देकर मारा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने फादर को नहीं हरा पाता। और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो वहाँ पर टूट चुकी थी। तो ये देखकर उसके फादर जो होते हैं वो उससे नाराज नहीं होते, बल्कि लेनी से कहना चाहते हैं कि शाबाश बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम काफी हद तक इंप्रूव हो चुके हो। और ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम जिंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम किस फैमिली से आते हो। तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो और इस चीज को कभी मत भूलना। चाहे किसी भी तरह की टेक्निक को, किसी तरह की कल्टीवेशन को तुम क्यों ना अपना, लेकिन अपना जो तुम्हारा ओरिजिन है, तुम्हारा जो पास्ट है, तुम जिसके डिसेंडेंट हो उसको कभी भुला मत देना था। तो इसके बाद लेनी जो है ना वो आराम से बैठकर अपने फादर की स्वॉर्ड देखा था, क्योंकि उसके फादर की स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और उसको वो पसंद आ रही थी। तो जब यहाँ पर वो ये काम कर रहा था ना, उसके फादर से कहना चाहते कि लेनी, तुम्हें बताता ना मैंने बचपन में कि हमारे जो फैमिली के एंसेस्टर हुआ करते थे ना, वो बहुत ही कमाल के ड्रैगन वॉरियर था। उनकी जो स्वॉर्ड थी वो लिटरली ऐसे स्वॉर्ड थी कि खड़े खड़े वो एक स्लैश के अंदर दुनिया का कितना भी बड़ा माउंटेन क्यों ना हो उसको इससे काट सकते थे। ये कमाल उनकी पावर में और उनकी स्वॉर्ड में था। उनकी स्वॉर्ड कितनी डेंजरस थी जिसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। तो लेनी कहता कि फादर जो हाथ में मेरा स्वॉर्ड है, यानी कि आपकी वाली स्वॉर्ड के लिए वही स्वॉर्ड है एंसेस्टर वाली, जिस पर उसके फादर कहते कि नहीं ये वो स्वॉर्ड नहीं है, ये एक फेक स्वॉर्ड है जिसको एंसेस्टर के बाद की जो आने वाली जनरेशन थी ना उसने क्रिएट किया है, वही ओरिजिनल स्वॉर्ड को देखते हुए। और यही नकली वाली स्वॉर्ड जनरेशन बाय जनरेशन पास होते गए आई है और उसके बाद जाकर मुझे मिली है। तो लेनी कहता कि असल में फिर ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड कहां चली गई, मुझे उसके बारे में जानना है। जिसके पर उसके फादर कहते कि वो तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक कि मुझे पता चला कि बहुत टाइम पहले जब हमारी फैमिली कमजोर होना शुरू हो गई थी ना, तो पैसे के लालच में उस टाइम का जो लीडर हुआ करता था हमारी फैमिली का, उसने किसी और को वो वाली स्वॉर्ड बेच दी, वो भी काफी कम पैसों में। उस स्वॉर्ड का नाम था स्लॉटर स्वॉर्ड। वो इतनी ज्यादा कीमती स्वॉर्ड थी जिसको इतने कम पैसों में बेच दिया गया मजबूरी की वजह से। आने वाली जनरेशन ने कई बार उस स्वॉर्ड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो स्वॉर्ड कभी मिली ही नहीं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि आखिर वो स्वॉर्ड गई तो गई कहां, किसी के पास भी कोई नामो निशान नहीं है उस स्वॉर्ड का। मैं खुद नहीं जानता कि वो स्वॉर्ड असल में कहां पर मौजूद है। वैसे नहीं, तुम बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ ना, तुम्हें हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तुम काबिल भी बनोगे, हमारी पूरी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आएगी। और हो सकता है कभी किस्मत में हो तो तुम्हें वो स्वॉर्ड भी मिल जाएगी। वो स्वॉर्ड ऐसी थी कि कभी वो खत्म हो ही नहीं सकती दुनिया में, आज भी कहीं ना कहीं वो रखी हुई होगी। तुम इतने काबिल हो कि तुम बिल्कुल आराम से हमारी इस फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जिम्मेदार तो तुम हो, लेकिन स्ट्रांग और ज्यादा बनो ताकि हमारी जो फैमिली नीचे गिर रही है वो वापस से कभी गिर ना पाए। अगर तुमने ये काम कभी नहीं किया, कभी तुम इस फैमिली की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं बन पाए, कभी तुम उस स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाए ना, तो शायद मैं कभी मरने के बाद भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो लेनी कहता कि फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। आपसे वादा करता हूं मैं कि 10 साल के अंदर मैं वो स्वॉर्ड नहीं लेकर आया ना, तो मेरे नाम में मिलने नहीं। और उसके बाद मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि जो हमारी फैमिली के ऊपर सवाल उठाता है, हमारी फैमिली के ऊपर आग उठाकर देखता है ना, सबकी नजरों में झोंका दूंगा। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी फैमिली के ऊपर अब आग उठाकर देख सके। तो उसके फादर कहते कि बिल्कुल मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें सारी जिम्मेदारियां दी है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और दिन तक यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि मेरा तुमसे मन बिल्कुल भी नहीं भरा, तुमसे ढंग से बातें भी नहीं की है मैंने। जिस पर लेनी कहता कि फादर मैं करीब 15 दिन के लिए यहाँ पर रुक चुका और वैसे भी छुट्टियां बस पूरी होने वाली है, छुट्टियां पूरी हो जाएंगी तो मुझे वापस एकेडमी जाना ही पड़ेगा। तो उसके फादर भी अब यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए वो कहते कि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे तुम वो कर सकते हो। इसके बाद लेनी के फादर जब लेनी वहाँ से चला जाता है तो उसी मास्टर को अपने पास बुलाते हैं और मास्टर कहना चाहते कि आपने मुझे यहाँ पर क्या बुलाया, कुछ काम है क्या मुझसे? तो यहाँ पर उसके फादर कहते कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था, मैं तुम्हें ये सारे के सारे क्रिस्टल वगैरह है ना वो दे रहा हूँ। जो भी क्रिस्टल लेनी लेकर आया था वो सारे के सारे क्रिस्टल तुम्हारे हैं, जो कि तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में और तुम्हें अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और सुधार लेने में काम आ जाएंगे। तो बाकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हो इन क्रिस्टल की बदौलत। और आज से मैं लेनी और वार्डन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर देकर रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेनी के फादर कहना चाहते कि देखो तुम्हें पता है ना कि मेरी पत्नी यानी कि लीना दिन भर में सिर्फ उसी को याद करता हूँ। सारा दिन बस मैं यही सोच रहा था कि मैं लीना के अपराधियों को सबक नहीं सिखा पाया, इसलिए मैं ये क्रिस्टल तुम्हें दे रहा हूँ। सब कुछ मैं छोड़कर जा रहा हूँ उन लोगों को ढूंढने के लिए जिसने भी लीना के साथ ऐसा किया है। मैं उसको ढूंढूंगा और सभी को खत्म कर डालूंगा ताकि मैं लीना का बदला ले सकूं, क्योंकि जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा ना शायद मुझे सुकून लेने का मौका नहीं मिलेगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा ढंग से। मैं तुम्हें घुटन में जी रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। बेहतर है कि मैं मर जाऊं जाकर उन लोगों को मार दूं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो मास्टर हेलमैन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए हो कि तुम इस फैमिली की जिम्मेदारी उठाओगे और लिली और वार्डन की भी जिम्मेदारी उठाओगे। उसी के लिए मैं सारे क्रिस्टल तुम्हें देकर गया हूँ। तो इसके बाद हम लिली को देख पाते तो अपने सारे दोस्तों के साथ आकर बैठा था और वो उनको भी वहाँ पर उसी स्लॉटर स्वॉर्ड के बारे में बताता है। उसके दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं कि वो स्वॉर्ड तो कई सौ साल से गायब है ना, तो उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं तो अपना जिगरी यार है, भले से वो इस पूरे के पूरे कंटेंट के किसी भी हिस्से में क्यों
ना हो, हम हर तरफ से बड़ी जी जान लगा देंगे ताकि उस स्लॉटर स्वॉर्ड को तेरे लिए ढूंढ निकाले। तो चिंता मत कर, हम लोग है ना तेरे साथ, हम किसी भी तरह से वो स्वॉर्ड ढूंढ निकालेंगे। लेकिन जैसे कि तुम्हें बताया कि वो जो स्वॉर्ड है वो तेरी फैमिली की सबसे ज्यादा प्रीशियस स्वॉर्ड है। वो ऐसी स्वॉर्ड है कि माउंटेन तक को काट सकती है। तो जिस भी इंसान के पास वो स्वॉर्ड होगी ना, वो पूरी जी जान लगा देगा ताकि वो स्वॉर्ड किसी और को ना दे। तो पूरी जान लगाकर स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला। तो दिक्कत बड़ी आएगी स्वॉर्ड को हासिल करने में अगर हम उसको ढूंढ भी निकालते हैं। तो इसलिए उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को और ज्यादा काबिल बनाना पड़ेगा। जैसे कि पावर में, पैसे में, रुतबे में, सब चीज में तुमको अपना इतना काबिल होना पड़ेगा कि जब तुम्हारे सामने वो स्वॉर्ड है ना, तुम उसको लेने के हकदार हो। क्योंकि तुम जितने अभी पावर में हो, अगर वैसे ही स्वॉर्ड उठा लोगे तो फिर लोग तो वैसे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारे पास कितनी काबिल स्वॉर्ड है, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो। इसलिए जितने टाइम में हमें वो स्वॉर्ड नहीं मिलती है ना, उतने टाइम के लिए तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि वो स्वॉर्ड तुम्हारे सामने तुम्हारा हथियार लगे। ऐसा ना लगे कि वो तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे, तुम्हें इतनी कमाल की चीज मिल गई जिसके काबिल तुम हो ही नहीं। तो इसके बाद लेनी जो होता है वो आगे बढ़ा था, जहाँ पर वो उसी विलेन के घर से गुजरता है। वहाँ पर उसको एक नोट मिलता है जो कि विलेन ने लिख कर रखा था लेने के लिए। उसमें लिखा होता है कि देखो तुम्हारी अकेडमी की जो छुट्टी है ना, वो अलग टाइम पे होती है, मेरी अकेडमी की छुट्टी अलग होती है, इसलिए हम शायद ही एक दूसरे से मिल पाएंगे। लेकिन अगर हमें बात करना हो ना, तो हम इसी तरह के लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो लेटर का सिलसिला शुरू हो जाता है। गिफ्ट का भी सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी मतलब विलेन के लिए कोई गिफ्ट छोड़कर चला जाता, तो कभी विलेन यहाँ पर लेने के लिए कुछ छोड़कर चली जाती, ताकि कभी उस दोनों का एक दूसरे के सामने से गुजर होना, तो वो दोनों एक दूसरे का लेटर या फिर गिफ्ट ले सकते हैं। आमने सामने तो बहुत मुश्किल से उनकी मुलाकात हो रही थी, लेकिन इस तरह से उनका मिलना जुलना लगा रहा था। छोटू बीच जो होता है लेने को उससे कहना जाता है कि अरे बॉस वो आपको भाव दे रही है, तो जाओ उसके साथ हो लो ना। इतना अच्छा ऑफर लड़की जल्दी थोड़ी नहीं देती। इतना अच्छा आपको ऑफर मिला तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों इतना दूर हो रहे हो। लेकिन लल्ली कहता है तू तो अपना वो बंदे रख, तुझे थोड़ी ना कुछ पता कि ये सब क्या होता है, प्यार क्या होता है, तुझे कुछ नहीं पता। तब एक दिन लेनी सब सामने से गुजरा था विलेन के घर के। उसको नजर आता है कि विलेन के फादर उसको बहुत मार रहे हैं, और मारते हुए उससे कह रहे हैं कि तुझे पता भी है कि तू कितना पैसा खर्चा करी ट्यूशन में, तेरी स्कूल की फीस भरता, तेरी अकेडमी की फीस भरता, और ट्यूशन की भी फीस भरता, सब कुछ भरता, लेकिन तू किसी काम की नहीं है। इतना पैसा खा रही है, कहाँ फायदा हो रहा है मेरा। इस वजह से उसको बहुत मार रहा था। बाहर खड़े जब लेनी नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये देखकर लेनी जो था वो विलेन के पास जाता है, उसके आंसू पोंछता है, उससे कहना चाहता है कि विलेन रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिना मतलब के टेंशन मत लो। वो फूल लेकर आया हुआ था, वो विलेन को फूल देते हुए कहता है कि लो इसके बदले तो अपना मुंह थोड़ा सा ठीक करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें पता है मेरे फादर ना तुम्हारे फादर से भी ज्यादा ही खतरनाक थे। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जुआ खेलने लग गए थे। जब हमारी फैमिली बर्बाद होने लगी तब फिर उनको टेंशन हो गई, उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इस वजह से वो गलत आदत में लग गया। पर जब माँ चली गई ना, उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए, एकदम अकेले पड़ गए। उनको मतलब कि ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में बस कुछ बचा ही नहीं है, हमेशा खामोश रहने लग गया वो। जिस पर विलेन कहती है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत इमोशनल कर देने वाली है। मेरी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी बचपन में चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी तब, और वहीं के जाने के बाद से मेरे फादर का भी ऐसा हाल है कि वो बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीने लग गए हैं, अकेले रहते वो मुझसे तो बिल्कुल भी जल्दी भर प्यार नहीं करता, हमेशा मुझसे गुस्से में देखते हैं और मुझे बहुत मारते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे तो अपना प्यार देते ही है। जैसे कि तुमने बताया ना, सेम रीजन मेरे फादर का भी है। वो अकेले रहने की वजह से इतना शराब पीते हैं और अपना गुस्सा उतार देते हैं मेरे ऊपर, लेकिन अंदर उनके दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार है। वो दोनों वहाँ पर एक साथ रहते थे, खूब सारी बातें करते, एक दूसरे का मन बहलाने की कोशिश करते कि यहाँ पर लिल्ली भी उदास था और विलेन भी उदास थी। तो इस वजह से दोनों बातें करके एक दूसरे का दिल बहला रहे थे। और ऐसी बातें करते करते दोनों को आँख लग जाती। जब आँख उनकी खुलती ना तो सुबह ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, और एक दूसरे के साथ अचानक में नींद आने की वजह से जब झटके से दोनों उठते हैं, दोनों ऑलमोस्ट बस किस करने ही वाले थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं। वहाँ पर विलेन लेने से कहना चाहती है कि लेने क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करो क्या, मैं चाहती कि हम थोड़ा वॉक पे चलें। तो लेने भी इसके लिए मान जाता है। वो दोनों यहाँ से बाजार के अंदर घूमने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद विलेन लेने से कहती है कि लेने क्या तुम्हें बर्फ देखना पसंद है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन पता है ज्योतिषी ने आज क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि आज बर्फ होने वाली है, आज बहुत ही बढ़िया तरीके से स्नोफॉल होगी। लेकिन तुम्हें पता है ये बात तो सच है कि जैसा वो लोग कहते हैं ना वैसा हर बार नहीं होता। मुझे भी लगता है कि आज बर्फ गिरेगी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। भले से हमें कितना भी अंदाजा हो कि ये होने वाली, लेकिन फिर भी हो ना हो वो तो किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो इनडायरेक्ट वे में लेने से कह रही थी कि भले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे का एक हो पाना वो किस्मत के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो कहने लग जाती है कि हमेशा तो मैंने सब कुछ जिंदगी में खोया ही है, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं कि कोई अच्छा मेरी जिंदगी में आएगा। लेकिन अभी कुछ चमत्कार होगा और उसी टाइम यहाँ पर बर्फ गिरने लग गई थी, जो देखकर तो यहाँ पर विलेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लग जाती है कि ये कैसे हुआ, यहाँ पर बर्फ कैसे गिरने लग गई। तब उसको पता चलता है कि बर्फ गिराने का काम तो लेने का था। वो बारिश करवा चुका था बर्फ की अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर लेने की फॉर्मेशन बनाकर बर्फ की बारिश करवाने का मतलब ये था कि वो उसको ये बताना चाहता है कि भले से जो किस्मत में ना लिखा हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। जो तुम्हारी खुशी होगी मैं खुद अपनी खातों से वो चीज करके तुम्हारे लिए दूंगा। यही चीज समझाने के लिए वो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया था। तो ये देखकर तो विलेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहने लग जाती है लेने से कि लेने का तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ खड़े रहोगे, हर मुसीबत में मेरे साथ देने के लिए तुम आओगे। तो ये सुनकर लेने कहता है कि बिल्कुल मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। तो ये सुनते साथ विलेन बहुत ज्यादा खुश होती है और भागते हुए लेने के पास आती है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फाइनली दोनों के बीच में ये हो गया था और यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद लेने वापस चला जाता अपने अर्नेस्ट अकेडमी के अंदर और विलेन भी अपने घर पे रहती थी और हमेशा उसके लेटर लिखा करती थी और उसका जवाब भी लेने अपने लेटर के जरिए दिया करता था। वो जब भी कुछ करने के लिए बैठता सबसे पहले वो विलेन का लेटर पढ़ता, उसको बहुत सारा प्यार देता और उसके बाद अपना काम करता। वही तरह से विलेन जो थी वो भी दिन भर अपना टाइम निकालकर विलेन के लिए मतलब कि अपने लेने के लिए वो लेटर लिखा करती थी। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर भी दोनों का प्यार बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा था जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे। और अभी दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि शायद उनको अलग करना नामुमकिन होगा। अपने लेने को उसकी बंदी भी मिल गई, हो सकता है कि उसकी होने वाली पत्नी भी उसको मिल गई। जब भी लेने यहाँ पर लेटर का रिप्लाई करता और विलेन के प्यार में लेटर लिखना होता तो उसके दोस्त वगैरह हमेशा उसको चिढ़ाते और उसका लेटर पढ़ते रहते कि देख देख भाई तू बदल गया, लड़की मिली तुझे कितना
मतलब खोया खोया रहता अपने मन के अंदर, हंसता रहता लेटर लिखता रहता। लेकिन लिली उनसे कभी भी बताता नहीं कि विलेन उसके लिए क्या लिख कर भेजती, क्योंकि वो सारे रोमांटिक लेटर होते थे और जिसमें वो विलेन अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी। इसलिए वो नहीं बता सकता था अपने दोस्तों को, सिर्फ अकेले वो कोने में जाकर पढ़ता और उसको पढ़कर वो बहुत खुश होता। उसको दिल से इतनी खुशी महसूस होती कि जितना कि उसको कभी ना हुई। और जब भी दोनों को मौका मिलता, मतलब कि जिस दिन दोनों की अकेडमी वाली छुट्टी होती तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जाया करते, एक साथ खूब टाइम बिताते, एक दूसरे को साथ लेकर अच्छे से एंजॉय करते और उस पल को बिल्कुल एक मेमोरी की तरह हमेशा हमेशा के लिए याद करके रखते कि क्या पता ऐसा मौका दोबारा जल्दी मिले या ना मिले। इसलिए जो लम्हे उनको एक दूसरे के साथ मिले थे वो उस लम्हे को ऐसे खोना नहीं चाहते थे। आज का एपिसोड तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया इन लोगों के लिए। अपने को क्या, अपने लोग तो सिंगल है, आपको खाली दूसरे की खुशी देखकर हंसना है और क्या कर सकते हैं अपने लोग। तो ऐसे ही एक दिन आगे बढ़ते हुए वहां पर विलेन को एक बंदा दिखाई देता जो कि स्केच वगैरह बनाता था। तो लिली और विलेन दोनों एक साथ एकदम खड़े हो जाते हैं और वो बंदा उनका स्केच तैयार करता है, जो स्केच काफी कमाल का था और ये स्केच उनके लिए यादें बनेगा हमेशा हमेशा संभाल के रखने के लिए कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिली के फादर को देख पाते हैं। वो एकदम बौखलाए हुए थे, एकदम पागलों की तरह कई सारे लोगों की लाशें बिछा चुके थे, उन्हीं लोगों की जिसने लीना के ऊपर अटैक किया था। अब वो यहाँ पर बदमाशों से कहना चाहते कि आखिर तुम लोगों ने क्यों लीना को मारा, क्या किया था उसने जो तुमने लीना के ऊपर अटैक किया। तो वो बदमाश कहने लग जाते कि देखो हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हमें ऑर्डर किया गया था कि लीना को मारना है तो हमने सिर्फ वही काम किया। तो ये सुनकर लिली के फादर कहते कि किसने तुम लोगों को ऑर्डर दिया था लीना को मारने के लिए, जिस पर वो बदमाश कहते कि वो था ड्यूक पीटरसन। ड्यूक पीटरसन नाम के बंदे ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम लीना को मार सके। तो ये सुनकर लिली के फादर भी हैरान हो जाते, वो कहने लग जाते कि आखिर उसने ये ऑर्डर तुम लोगों को क्यों दिया, क्यों वो मरवाना चाहता लीना को। तो जिस पर बदमाश कहते कि वो तो हमें भी नहीं पता, हमें ऑर्डर मिला हमने वो काम किया। और वैसे भी उस बात को थोड़ा दिन थोड़ी हुआ, कितना जमाना हो गया उस बात को, कितना साल पहले हमने तुम्हारी पत्नी को मारा था, तो तुम वो बात को भूल भी चुके थे, तुमने यहाँ पर आया आकर हमें याद दिलाई वो चीज। तो ये सुनकर लिली के फादर का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहना चाहते कि जब कुछ पता ही नहीं है ना तो ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और ड्यूक पीटरसन नाम के बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि आखिर वो है कौन, क्यों उसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया। जिस तरह से मैंने इन लोगों को मारा है, अगला नंबर उसी का, मैं उसको भी इसी तरह से मारने वाला। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि शहर के अंदर ना किसी तरह का फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारे वॉरियर वगैरह आए हुए। तो उसमें यहाँ पर डीन आया होता है उस विलेन के साथ। वो विलेन को बताता है कि जितने भी यहाँ पर वॉरियर मौजूद है, ये सारे के सारे लेवल 5 के वॉरियर या फिर उससे भी आगे वाले रैंक के वॉरियर्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। मैं भी आगे चलकर इनसे भी ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी वॉरियर फैमिली से आता, तो मैं भी फर्स्ट जगह में ये बनूं। तो विलेन भी कहते हैं मुझे कोई उम्मीद है कि तुम ऐसे बनकर दिखाओगे, तुम जो सोचते हो ना तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा आगे निकलोगे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन हम दूसरे डालिया को देख पाते हैं। जब वो देखती है लिली को विलेन के साथ बातें करते हुए, उसको बहुत बुरा लगा कि यार ये लिली सही नहीं कर रहा। वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। विलेन को पाने के चक्कर में उसने डालिया की उस फीलिंग को तोड़ दिया जो कि शायद वो कभी महसूस नहीं कर पाया था, जो कि डालिया अपने दिल के अंदर लिली के लिए बहुत सारी फीलिंग्स को बना के रखी थी। जब उसने उसको किसी और के साथ देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। तो उसके बाद हम एक बंदी को देख पाते हैं जो कि काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लग रहा था। ये एक वॉरियर होता है जिसको गोल्डन लायन कहा जाता है। हो सकता है कोई इसका रैंक होगा जिसको गोल्डन लायन कहते हैं। और उसी के पीछे एक दूसरा बंदा होता है जो कि था ड्यूक पीटरसन। वही ड्यूक पीटरसन जिसके बारे में अभी हमने सुना कि उसने लीना को मरवाया था। विलेन लेने से कहना चाहती कि आखिर ड्यूक पीटरसन के आसपास इतने सारे सिपाही क्यों है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि वो जो गोल्डन लायन है जो कि राजा लग रहा है उसके सामने कोई भी सिपाही नहीं है। तो लेने कहता कि देखो वो जो गोल्डन लायन है ना वो 9th रैंक के एक्सपर्ट है वॉरियर फैमिली में, और उनके साथ एक्सपर्ट लाइक किंगडम के अंदर कोई भी नहीं है। जितने सैनलाइट किंगडम की सबसे टॉप के कल्टीवेटर है, तो उनको किसी और के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, कौन ही उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन ड्यूक पीटरसन उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है और सिपाही वगैरह उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। 9th रैंक का वॉरियर होने के बाद तो पूरी किंगडम का नंबर 1 एक्सपर्ट बन जाए तो बहुत कमाल की बात है। और ये चीज इस तरफ इशारा करती है कि मतलब रैंकिंग में जो वॉरियर के रैंक्स होते हैं वो कितने ज्यादा कमाल के होते हैं। 9 पे ही पहुंच जाओ तो पूरे किंगडम के नंबर 1 बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि हर एक रैंक को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। लेनी के फादर खुद यहाँ पर सिर्फ लेवल 6 के वॉरियर बन पाए अपनी पूरी जिंदगी में, और ये तो 9th रैंक पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसके बाद लेनी अभी वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे वो आगे बढ़े अपने सामने से एक बंदा गुजरता है जिसने अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा था, और हो ना हो ये लेनी का फादर ही लग रहा था जो कि यहाँ पर आया होगा ड्यूक पीटरसन को मारने के लिए। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार होने वाला है, उसमें कुछ तो कुछ खतरनाक एक्शन देखने में मिलेगा। लेकिन वो क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।